नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पीएम मोदी और गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर धीरे धीरे हंगामा बढ़ता जा रहा है। ये विवाद विश्वविद्यालयों में जोर पकड़ रहा है। देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इसको दिखाने और इसको रोकने को लेकर रस्साकसी चल रही है। हालांकि बीजेपी और उसके छात्र संगठन एबीवीपी डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच आज कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने बुधवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। एनएसयूआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और लिखा, पंजाब एनएसयूआई के प्रमुख और अन्य कई छात्रों ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों का सच देखा। इससे पहले दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन भारी पुलिस बल के बीच कार्यक्रम नहीं हो सका और जमकर हंगामा भी हुआ। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में भी वामपंथी संगठन एसएफआई ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसको लेकर काफी विवाद हुआ और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को रोक दिया। स्क्रीनिंग रोकने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस तैनात कर दी गई। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अब इसे अपने मोबाइल फोन में देखने की योजना बनाई है, लेकिन छात्र मोबाइल पर भी डॉक्यूमेंट्री ना देख सकें, इसलिए यहाँ जैमर लगा दिए गए हैं। विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल है। बता दें, जेएनयू में भी इस पर विवाद हुआ है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में भी इसको दिखाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। केरल में भी कांग्रेस और वामपंथी संगठनों ने इसको दिखाया है। इस कारण डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश भर में विवाद बढ़ ही रहा है। पीएम मोदी और गुजरात दंगों में उनकी भूमिका पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर आज बुधवार शाम 4 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पर भारी हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर छात्रों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में बैठा कर ले गई। जामिया में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने शाम 6 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रसारण करने की बात कही, लेकिन जामिया प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी और पुलिस को भी सूचना दी। एसएफआई से जुड़े कई छात्र नेताओं को दोपहर में ही हिरासत में ले लिया गया। फिर शाम 4 बजे बाकी छात्रों को प्रदर्शन करते हुए हिरासत में लिया गया। जेएनयू के बाद जामिया में इस फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा है। जामिया इलाके में पुलिस तैनात की गई है। बीबीसी की चर्चित फिल्म को लेकर देशव्यापी प्रतिक्रिया हो रही है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी 27 जनवरी को इसका प्रसारण होना है। केरल में कांग्रेस और सीपीएम ने इसका सार्वजनिक प्रसारण किया है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया। ताज़ा मामला इंदौर से है। इंदौर में एक सिनेमा घर में पठान फिल्म का प्रदर्शन रोकने गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने से मुस्लिम समाज में रोष देखा गया। इसके विरोध में बुधवार दोपहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चंदन नगर थाने का घेराव किया। मुस्लिम समाज द्वारा चंदन नगर थाना का घेराव कर पुलिस से अनुरोध किया गया कि वो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि मोहम्मद साहब के खिलाफ ऐसी टिप्पणी आगे से न हो। इसके अलावा सैकड़ों लोगों ने बड़वाली चौकी पर भी इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज का कहना है कि पठान फिल्म के विरोध से उनको कोई आपत्ति नहीं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें, इससे पहले बीजेपी के पूर्व नेता नूपुर शर्मा के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद हो चुका है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हंगामा हुआ था। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान आज रिलीज हो गई। इस फिल्म का विरोध इसके गाने बेशरम रंग के रिलीज के वक्त से ही शुरू हो गया था। कई हिंदू संगठनों ने फिल्म की रिलीज का भी विरोध करने की बात कही थी। हालांकि अब विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो फिल्म का बॉयकॉट नहीं करेंगे। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा, फिलहाल वीएचपी फिल्म पठान का विरोध नहीं करेगी। हमारी पहले की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए फिल्म में कई बदलाव सही किए गए, वो सही है। फिल्म देखने के बाद अगर हमें कुछ भी आपत्तिजनक लगता है तो हम फिल्म का विरोध करने पर पुनर्विचार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में इस तथ्य की सराहना की कि भारत की स्पिरिट गरीबी, अशिक्षा जैसी अनगिनत चुनौतियों से भयभीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुए हैं, क्योंकि इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, उन्होंने केवल हमें जोड़ा है। यही भारत का सार है। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया, भारत के विकास के रास्ते को लेकर अपनी बात रखी। अपने पहले गणतंत्र दिवस भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, जिस दिन से संविधान लागू हुआ आज तक ये एक अद्भुत यात्रा रही है, जिसने कई अन्य देशों को प्रेरित किया। प्रत्येक नागरिक के पास भारतीय कहानी पर गर्व करने का कारण है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 2 महीनों की अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने निर्देश दिया कि आशीष अंतरिम जमानत अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश में रहेगा और न ही दिल्ली में। अदालत ने यह भी कहा कि वो मामले में मुकदमे की निगरानी करेगी। बता दें, पिछली सुनवाई पर गुरुवार को आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने विरोध किया था। यूपी की एडिशनल अटॉर्नी जनरल गरिमा प्रसाद ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच को बताया कि अपराध गंभीर और जघन्य है और जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। बता दें, 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहां किसान धरना दे रहे थे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसने किसानों पर जीप चढ़ा दी और उसके बाद वहां जमकर हिंसा हुई। इस घटना में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कथित लव जिहाद को लेकर हिंदुत्व संगठनों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों और रैलियों का बचाव करते हुए कहा, यह समाज के भीतर से स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद शब्द केरल में गढ़ा गया था, उनके राज्य में नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा, यह कुछ ऐसा नहीं है जो इस प्रदेश में हुआ। केरल में शब्द को गढ़ा गया, उस राज्य में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। ये कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां हैं जिन्होंने केरल में शासन किया है। इसके विरोध में आयोजित की जा रही हिंदू संगठनों की रैलियों को लेकर उन्होंने कहा, ये भाजपा की रैलियां नहीं हैं, ये समाज द्वारा आयोजित रैलियां हैं। इस तरह की रैलियां आयोजित करने के लिए विभिन्न संगठन एक साथ आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में भाजपा नेताओं और मंत्रियों के शामिल होने के बारे में फडणवीस ने कहा, कुछ रैलियों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या नेता मौजूद रहे हैं क्योंकि वो भी हिंदू हैं। अगर हिंदुओं की समस्याओं को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है तो स्वाभाविक है ये नेता भाग ले सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है। फडणवीस ने कहा कि आज ये एक उल्लेखनीय डिजाइन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच सभी विवाहों में लव जिहाद का एंगल होता है, लेकिन एक गुट है जो लगातार समाज में इस तरह के बदलाव ला रहा है। जब आप इस पर गौर करते हैं तो ये स्वाभाविक है, समाज के भीतर से प्रतिक्रिया तो होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के कांग्रेस से इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिना नाम लिए एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के प्रति जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे थे। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, एक राज्य के 2 मुख्यमंत्रियों के 2 बेटों की कहानी। एक भारत यात्री है जो राष्ट्र को एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादातर नंगे पैर बिना थके हुए चल रहा है। दूसरा पार्टी और यात्रा के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हुए धूप में अपने दिन का लुत्फ ले रहा है। बता दें, अनिल एंटनी ने इस्तीफे से पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो बयान दिया था वो भी पार्टी लाइन से अलग था। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करने वालों पर सवाल उठाए थे। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप पर अमेरिका की एक फाइनेंशियल फॉरेंसिक कंपनी ने स्टॉक मार्केट के बड़े हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में शामिल होने का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी समूह शेयरों में हेरफेर करने और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी में शामिल था। हिंडनबर्ग ने बताया, ये बात 2 साल की जांच रिपोर्ट के बाद सामने आई है। मंगलवार को छपी रिपोर्ट में दावा किया गया कि $218 बिलियन वाला अडानी समूह कारोबारी इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है। इसको लेकर अडानी समूह की ओर से जवाब आया है। अडानी समूह ने बयान जारी कर आरोप को दुर्भावनापूर्ण, निराधार और एक तरफा बताया। कंपनी के मुताबिक इस बात को कंपनी के शेयरों को बर्बाद करने के इरादे से किया गया है। अडानी ग्रुप ने कहा, हमें धक्का लगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने हमसे संपर्क करने या तथ्यों को जांचने की कोशिश के बिना 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट छापी। अडानी ग्रुप ने कहा, रिपोर्ट के प्रकाशन का समय स्पष्ट रूप से भारत में अब तक के सबसे बड़े एफपीओ अडानी एंटरप्राइजेज की आने वाले फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को नुकसान पहुंचाने के मकसद के साथ अडानी समूह की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के एक खुले दुर्भावनापूर्ण इरादे को दिखाता है। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि 7 और 8 जनवरी के दरबार के वीडियो देखे हैं और उनमें किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक संगठन श्याम मानव ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इस संदर्भ में एक लिखित पत्र दिया गया है। हम पहले से ही ऐसे निर्णय की उम्मीद कर रहे थे। नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसमें किसी प्रकार की अंधश्रद्धा फैलाई जा रही है या फिर अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून 2013 या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।
शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस से शिकायत की थी। समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले साकेत गोखले को क्राउड फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले गोखले को अहमदाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में बंद है। सूत्रों के अनुसार ईडी साकेत गोखले को स्थानीय अदालत में पेश करेगी और रिमांड लेने की कोशिश होगी। बता दें, गुजरात पुलिस ने गोखले को 29 दिसंबर को क्राउड फंडिंग में कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कुछ दिन पहले ही भारत के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर करने और 3 युद्धों से सबक लेने की बात कहने के बाद भारत ने कदम बढ़ाया है। भारत ने गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को न्योता दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से उनके पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो को बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया है। मई के पहले सप्ताह में गोवा में 4 और 5 मई को बैठक होगी। अगर पाकिस्तान न्योता स्वीकार कर लेता है तो ये लगभग 12 साल में इस तरह की पहली यात्रा होगी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया कि साल 2019 की फरवरी में भारत के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव में लिखा है कि परमाणु हमले को लेकर यह जानकारी उन्हें भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी थी। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने कहा कि उनका मानना है कि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। पोम्पियो ने कहा कि भारत में उनके जानने वाले एक इनसाइडर ने बताया कि भारत भी अपनी तैयारी के विस्तार पर विचार कर रहा है। ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे पोम्पियो ने कहा कि 2019 में 27-28 फरवरी को जब ये घटना हुई तो वो हनोई में अमेरिका उत्तर कोरिया समिट में थे। इसके बाद उनकी टीम ने भारत और पाकिस्तान से बात की। माइक पोम्पियो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया को इस बात का अंदाजा होगा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु हमले के कितने करीब आ गई थी। 2002 के गुजरात दंगे के मामले में गुजरात के पंचमहल जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 22 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इन पर गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े एक मामले में 2 बच्चों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के 17 लोगों की हत्या का आरोप था। बचाव पक्ष के वकील गोपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि एडिशनल सेशन जज हर्ष त्रिवेदी की अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है, जिसमें से 8 की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना है कि पीड़ितों को 28 फरवरी 2002 को मार दिया गया था और सबूत नष्ट करने के इरादे से उनके शवों को जला दिया गया था। पुरुषों के आईपीएल के बाद अब महिलाओं के लिए भी आज इस लीग के लिए क्रिकेटर्स की बोली लगाई गई। महिला T20 लीग के लिए लगी बोली ने 2008 में पुरुष आईपीएल के उद्घाटन सीजन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। महिला प्रीमियर लीग की 5 टीमें लगभग 4,670 करोड़ रुपए में बिकी हैं। ये 5 टीमें अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ की होंगी। बीसीसीआई के सचिव जयशाह ने इस संबंध में सिलसिलेवार कई ट्वीट कर जानकारी दी है। सबसे महंगी टीम अहमदाबाद को अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने 1289 करोड़ रुपए में खरीदा है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशाह ने ट्विटर पर लिखा, क्रिकेट के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि WPL की शुरुआत बिडिंग ने मेंस आईपीएल के 2008 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। महिला क्रिकेट के लिए एक क्रांति की शुरुआत है और ये न सिर्फ महिला क्रिकेटरों के लिए बल्कि पूरे खेल परिवार के लिए एक बदलाव की शुरुआत है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी बुधवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की नील स्कूप्सकी और अमेरिका की देसीरा क्रॉसजिक की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हरा दिया। बता दें, सानिया मिर्जा ऐलान कर चुकी हैं ये उनका अंतिम ग्रैंड स्लैम होगा। इसके बाद वो टेनिस से विदा ले लेंगी। अपने अंतिम ग्रैंड स्लैम में खिताबी मैच खेलकर जाना अपने आप में शानदार होगा। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को 2022 के आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बता दें, साल 2022 में सूर्य कुमार यादव के खेल को देखकर लोग भौचक्के रह गए। उन्होंने साल 2022 में 31 मैचों में 46.56 के औसत और 187.43 के स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए। इसमें कई रिकॉर्ड तोड़े। वो T20 में एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए।
रिकॉर्ड 68 छक्के लगा दिए, 2 शतक और 9 अर्धशतक के साथ कमाल की बल्लेबाजी वाले शॉट खेले। वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट के लिए एक और खुशखबरी आई है कि भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नजदीकी और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को बुधवार तड़के लाहौर में उनके आवास के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद स्थानांतरित करने के लिए लाहौर की कोर्ट में पेश किया गया। ये जानकारी डॉन अखबार ने आज 25 जनवरी को दी। पीटीआई नेता फवाद चौधरी पर राजद्रोह का आरोप है। पीटीआई नेता के भाई फैसल चौधरी ने फोन पर डॉन को बताया उनके घर के बाहर सुबह 5:30 बजे बिना नंबर प्लेट वाली कार आई और फवाद चौधरी को ले जाया गया। उन्होंने कहा कि परिवार को फवाद की लोकेशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर का कोई विवरण भी नहीं दिया गया। फैसल ने अपने भाई की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि वो इस लड़ाई को अदालत में लड़ेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।